हम याद करते हैं लेकिन भूल जाते हैं, इन प्रश्नों को आप कैसे याद कर सकते हो? देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप 12वीं क्लास में हो और 5th क्लास के स्टूडेंट के जो जो तुम्हारे दोस्त थे सबका नाम बताओ, तो आपसे पूछूं तो आप एक या दो का नाम बता दोगे या फिर लगभग सबका नाम भूल चुके होगे। क्यों भूल गए हो? अगर मैं आपको आपको मैं अगर ये चीज़ पूछूं कि आप 12वीं क्लास में पढ़ रहे हो तो 12वीं क्लास में किन्हीं 20 विद्यार्थियों के नाम बताओ, तो आप बड़ी जल्दी 20 विद्यार्थियों के नाम मुझे गिन के बता दो। क्यों बता दो? क्या आपने वो नाम रटे थे या आपको किसी ने वो नाम याद करवाए थे? नहीं ना, क्योंकि आपको उन दोस्तों से डेली आप स्कूल में मिलते थे, इसलिए वो चीज़ें जो जो दोस्तों के नाम हैं वो आपको। हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी मज़े कर रहे होंगे। लेकिन अब मज़े करना थोड़ा कम कर दो, क्योंकि अब एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। आप सभी जितने भी बोर्ड हैं, इंडिया के सभी बोर्ड्स की लगभग एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि आप कैसे अ, अपनी ज़िंदगी को एकदम से बदल सकते हो। जी हाँ, 12वीं क्लास यानी कि +2 यानी कि 12th, ये आपकी ज़िंदगी का या आपकी फ्यूचर का एक तरीके से कह सकते हैं एक हल्का सा एक क्या है, एक बेस है। अगर आप इसे अच्छे से कर लेते हो तो अच्छा आपको कॉलेज मिलेगा। अगर आपको नॉलेज अच्छी होगी तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आप गेन कर सकते हो। ठीक है, तो इन्हीं सभी बातों को डिस्कस करेंगे, यानी कि हम जितने भी ये सारे पॉइंट्स हैं आप देख सकते हो, इन्हीं पॉइंट्सों के बारे में हम सभी के बारे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है ना, जितने भी पॉइंट दिए हैं सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप स्मार्ट कैसे बने, कितने घंटे सोएं, कितने घंटे पढ़ें, क्या टाइम टेबल बनाएं, डर को कैसे ख़त्म करें परीक्षा की को। ठीक है, पेपर कैसे अटेम्प्ट करें, पेपर के गैप में हमें क्या करना चाहिए, सभी बातों पर हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मुझे एक आचार्य चाणक्य की जो पंक्ति है वो कुछ याद आ रही हैं। तो उन्होंने एक चंद्रगुप्त, आपने सुना होगा, एक साधारण सा एक विद्यार्थी था। ठीक है ना, उन्होंने उस विद्यार्थी को इस तरीके की शिक्षा दी कि उसने इंडिया पर, पूरी इंडिया पर राज किया। पर एक बस्ती का रहने वाला एक लड़का था, ठीक है ना, उसको उन्होंने, आचार्य चाणक्य ने वहाँ पहुँचा दिया था, जिसने इंडिया पर राज किया था, धनानंद पर बहुत बड़ी विजय प्राप्त की। तो उन्हीं की मुझे लाइन याद आ रही है। इन सभी बातों के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो उन्होंने कहा था, चाहे जितना असंभव लगे निर्णय लो, जितना असंभव लगे निर्णय लो। ठीक है ना, ध्यान से सुनना मेरी बातों को। अधिकतर लोग केवल कठिनाइयों को देखते रह जाते हैं, लेकिन कुछ लोग कठिनाइयों के बीच रहकर भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, इतिहास में केवल उन्हीं लोगों का नाम लिखा जाता है जो विषम से विषम परिस्थितियों में रहकर अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर दैनिक समस्याओं में बिना उलझे, दैनिक समस्याएं सबके सामने होती हैं, उनमें बिना उलझे लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को समूल सुलझा लेते हैं। तो इन्हीं सभी बातों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। आप अगर अपने सिलेबस से जितना, अब आपने 5 से 6 महीने आपने गवा दिए हैं, 6 से 7 जो भी आपने गवाए हैं, लगभग पढ़ने के जो महीने थे अच्छे, वो आपने गवा दिया, तो कुछ नहीं किया है तो आप कुछ भी कर सकते हो। जितने भी मैं इंस्ट्रक्शन आपको देता हूँ सभी इंस्ट्रक्शन को आप फॉलो करो। ठीक है ना, इन सभी बातों के बारे में हम जानेंगे, यानी कि आप स्मार्ट या हीरो कैसे बनेंगे। स्मार्ट या हीरो बनने के लिए आपको इस बात का आंसर बिल्कुल लास्ट में खुद मिल जाएगा, मुझे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दूसरी बात जो बात है, दूसरा जो पॉइंट है उसको हम ले लेते हैं, कैसे पढ़ना चाहिए। ठीक है ना, सबसे पहले तो आप जिस भी बोर्ड में पढ़ रहे हो, बिहार बोर्ड में पढ़ रहे हो, झारखंड बोर्ड में पढ़ रहे हो, छत्तीसगढ़, सीबीएसई, यूपी बोर्ड जो भी पढ़ रहे हो, जैसे यूपी बोर्ड की अगर हम बात करें तो यूपी बोर्ड में 30% सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया है जो कोविड-19 है उसके कारण। ठीक है ना, तो अगर आपको रिड्यूस वाला सिलेबस के बारे में पता करना है, या तो आप यूपीएमएसपी वाली जो वेबसाइट है वहाँ से जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड करके आप वहाँ से पता कर सकते हो, या फिर
फिर आप जिस भी बोर्ड से पढ़ रहे हो उनके सॉल्व पेपर, जिन्हें हम बोलते हैं मॉडल पेपर भी एक तरीके से कह सकते हैं, मॉडल पेपर आप परचेज कर सकते हो, क्योंकि 30% सिलेबस को रिड्यूस करके उनको बनाया गया है। अब मैं उसका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ किसी मॉडल पेपर का, मैं बता रहा हूँ कि आप 90 से 80% मार्क्स कैसे गेन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उनमें 30% सिलेबस को रिड्यूस करके आपको वो मिल जाएंगे। वहाँ से आप चैप्टर बाय चैप्टर कैसे प्रिपरेशन करोगे, कैसे पढ़ोगे। तो सबसे पहले हम बात करें कैसे पढ़ना चाहिए, ये आपको इस बात का जवाब मिल गया होगा। हम नेक्स्ट बात की करें कि हमें कब से पढ़ना चाहिए। बिल्कुल 2 महीने बचे हैं, हमें पढ़ाई अभी से करनी चाहिए, ठीक है ना। सवाल नंबर जो हम बात कर रहे हैं 3 की बात कर रहे हैं, यानी कि हमें अभी से पढ़ना चाहिए, ठीक है। हमें अभी से पढ़ना चाहिए। कैसे पढ़ोगे उसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। और अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम कैसे पता करें। अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को अगर पता करना है तो आपको एक काम करना है, जैसा मेरा 8 ईयर का एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि जितना भी 10 ईयर, जितने भी यानी कि 10 ईयर या 8 ईयर आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लो, या उनको जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट आए हैं 10 ईयर या 8 ईयर में, पिछले 10 ईयर या 8 ईयर में, सबको अच्छे से याद कर लो, उनके नोट्स बना। 60 दिन के अंदर आपको नोट्स बना सकते हो तो ठीक है, नहीं तो मॉडल पेपर से सब कुछ कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। कम से कम मैं बात करता हूँ कि 75 से 85% 10 ईयर और 8 ईयर लगभग मैं बोल सकता हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आते हैं, बस क्वेश्चंस को बदल दिया जाता है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ, अब हाइड्रोजन का सदस्य परमाणुओं के बोहर का सिद्धांत जो है ये आपकी बुक में आपको मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन कैसे आया हुआ है, हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा की त्रिज्या का व्यंजक ज्ञात कीजिए, या फिर अथवा करके, यानी कि 2017 या 16 में जो भी आया है ये क्वेश्चन कैसे बदल दिया गया है। इसमें क्या पूछा गया है कि बोहर के सिद्धांत के आधार पर हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन को बस सिर्फ उल्टा कर दिया है, बाकी क्वेश्चन वही है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जैसे किरचॉफ के नियम है, किरचॉफ का जो है परिपथीय नियम है, या बोल्ट्जमान का जो सेकंड नियम है उसको बोल देगा, किरचॉफ के नियम लिखिए ऐसे बोल देगा। वो कुछ भी इस तरीके से क्वेश्चन को घुमा के बोलते हैं, ठीक है ना। आपको 10 ईयर ले लो या 8 ईयर ले लो, उनके सारे क्वेश्चनों को पढ़ डालो, ठीक है ना, सबका अच्छे से रिवीजन कर लो पेपर तक, ठीक है। और हम बात करते हैं अब टाइम मैनेजमेंट की, ठीक है। तो 10 ईयर आपको करने हैं, 10 ईयर से ही अगर आप करते हो तो 75 से 85% लगभग पेपर 10 ईयर से ही आएगा। पिछली ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं वही सब पेपर में लगते हैं, ठीक है ना। लगभग 10 से 15% जो होते हैं नए क्वेश्चन बनते हैं। हम बात करें कि टाइम मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे, तो टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको एक काम करना है कि आप ये डिसाइड कर लो कि लगभग 6 से 7 घंटे सिर्फ स्टूडेंट को सोना होता है। अगर उसके ज़्यादा अगर हम सोते हैं 6 से 7 घंटे के बाद, यानी 8 घंटे 9 घंटे सोते हैं, तो फिर क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर एक आलस आ जाता है, ठीक है, आलस क्रिएट हो जाता है। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको ये काम करना है, क्योंकि अगर हम बात करें इंटरमीडिएट की, तो इंटरमीडिएट में कितने 5 सब्जेक्ट होते हैं, और 5 के 5 सब्जेक्ट को कम से कम अगर आप 2 घंटे दो तो 10 घंटे हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन आपके लिए अभी स्टार्टिंग में इतना करना पॉसिबल नहीं है। सिर्फ आप स्टार्टिंग में 6 से 7 घंटे या 5 से 6 घंटे आप ले सकते हो, 5 घंटे ले सकते हो स्टार्टिंग में। फिर आप टाइम को क्या करना है, आपको टाइम को इन्हेंस करना है, बढ़ाना है अपने आप टाइम को, ठीक है ना। तो आप लगभग अगर आपको कुछ बेटर करना है तो 8 घंटे तक अपने स्टडी टाइम को ले जाइए, ठीक है। 8 घंटे तक अगर आप स्टडी टाइम को ले जाते हो तो 8 घंटे का आप स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे। देखिए हम बात करें तो 8 घंटे में आप 2 घंटे मॉर्निंग में पढ़ सकते हो, ठीक है, 2 घंटे आप मॉर्निंग में पढ़ सकते हो, और 3 घंटे आप शाम को पढ़ सकते हो, यानी कि रात को पढ़ सकते हो। और 3 घंटे आप कैसे भी करके बीच में टाइम निकाल लो, ठीक है ना, दिन के बीच में। और बीच का टाइम है आप इंजॉय करो, मस्ती करो, खेलो, क्रिकेट खेलो, कुछ भी करना है आप उनमें आराम से कर सकते हैं, अपने घर के काम है उनको कर सकते हो। तो टाइम मैनेजमेंट इससे अच्छा कोई नहीं हो सकता है। या आप ऐसे कर सकते हो 2 घंटे इस रात को पढ़ो शाम को, ठीक है, और 3 घंटे सुबह को पढ़ो, और 3 घंटे दिन में पढ़ना है। आप जैसे मर्जी टाइम को रिड्यूस कर ले, लगभग हमें 8 घंटे पढ़ने ही है, तभी आप इस फिजिक्स का जो सिलेबस है आप कंप्लीट कर सकते हो 2 महीने के अंदर, ठीक है ना। और रिवीजन तो हमें करना है, यानी कि जितना रिवीजन कर लोगे उतना ही बढ़िया होता है, क्योंकि उससे हमारी कमियां निकल के आती हैं, ठीक है। तो टाइम टेबल के बारे में मैंने बता दिया, टाइम टेबल आप कैसे बनाओ, कितने घंटे हमें पढ़ना चाहिए ये भी मैंने आपको बता दिया है।
लगभग 8 घंटे अगर आप पढ़ ले तो ये इतना सफिशेंट है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि हमें 14-15 घंटे पढ़ने हैं। आपने सुना होगा टॉपर्स बताते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 14-15 घंटे तो कोई भी नहीं पढ़ पाता। यूपीएससी जो टॉपर होते हैं वो भी 14-15 घंटे कभी आपको टाइम इस तरीके से सजेस्ट नहीं करेंगे कि 14-15 घंटे पढ़ो, ठीक है ना। तो कितने घंटे पढ़ना चाहिए, इसका आपको आंसर मिल गया होगा 8 घंटे। आप टाइम प्रोड्यूस कर लो, 3 घंटे शाम को, 2 घंटे सुबह को, और बीच में 3 घंटे कभी भी निकाल लो। लेकिन अगर आप इसको भी नहीं मैनेज कर रहे हो तो आप एक काम करो, एक रजिस्टर ले लो या कॉपी ले लो, उसमें लिख लो कि मैं इस जैसे 10 से 12 पढ़े, आप 2 घंटे पढ़ लिए, उसके बाद फिर आप 3 घंटे कब पढ़ोगे, जैसे 4 से 7, यानी कि शाम को 4 से 7 पढ़ लिए, 3 घंटे आप ये पढ़ लिए, फिर 1 घंटे का रेस्ट ले लिया आपने 8 बजे से, फिर 8 से आपने 2 घंटे वो पढ़ लिए, हो गए 12 घंटे। तो एक कॉपी में आप इसको लिख लो, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता है कि हम टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हम उसको पढ़ें, तो कभी नहीं हम पढ़ सकते हैं। क्योंकि मैं भी एक जो विश्वसनीय भारतीय एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग आपको मैं इस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है ना। एक कॉपी लो, उसमें देखो आप कितने घंटे पढ़ रहे हो, उसको नोट कर दो। अगर आप 7 घंटे पढ़े हो तो आपको एक काम करना है, अगले दिन आपको, क्योंकि 8 घंटे आपको कंप्लीट करना है, अगले दिन आपको 9 घंटे पढ़ना है। तो आप उस टाइम को नोट डाउन करते जाइए और 60 तक गिनती लिख करके जैसे जैसे आप पढ़ते जा रहे हो उनको काटते जाइए। टाइम बना करके क्या करना है, जितनी भी 60 तक गिनतियां हैं उनको आप काटते जाइए, ठीक है। तो ये होता है, यानी कि पढ़ने के लिए हम टाइम ऐसे नहीं निकाल सकते कि जैसे स्कूल वाला टाइम होता है, इतने बजे इतने घंटा लगेगा, इतने बजे इतने घंटा लगेगा, बस आप उस तरीके से पढ़ोगे। अपने टाइम को जितना पढ़ रहे हो, कभी भी आपको जैसे टाइम मिल रहा है अपने काम से, 2 घंटे 3 घंटे, बस अपने रजिस्टर में उसको नोट कर लो। फिर उसको देखो शाम को कि आज हम इतने घंटे पढ़े, तो हमें अगले दिन इसके यानी कि इस स्कोर को निकालना है। अगले दिन हमें 8 की जगह 9 घंटे पढ़ना है, क्योंकि हमने आज 7 घंटे पढ़ा है। तो ये तो रहा हमारा टाइम मैनेजमेंट। अगर आप कॉपी में रजिस्टर में नोट करोगे टाइम को, तो वो आपको एक तरीके से क्या है, अब तुम्हारे गोल की ओर आपको खींच के ले जाएगा, ठीक है। तो ये बात हुई कितने घंटे पढ़ना चाहिए, सारी बातों पर डिस्कस कर लिया। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें, किसी भी पाठ के प्रश्नों को कैसे याद रखें, ठीक है। तो किसी भी पाठ के प्रश्नों को कैसे याद रखें, ये चीज़ हम याद करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। इन प्रश्नों को आप कैसे याद कर सकते हो, देखिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप 12वीं क्लास में हो और 5th क्लास के स्टूडेंट के जो जो तुम्हारे दोस्त थे सबका नाम बताओ, तो आपसे पूछूं तो आप एक या दो का नाम बता दोगे, या फिर लगभग सबका नाम भूल चुके होगे। क्यों भूल गए हो? अगर मैं आपको आपको मैं अगर ये चीज़ पूछूं कि आप 12वीं क्लास में पढ़ रहे हो, तो 12वीं क्लास में किन्हीं 20 विद्यार्थियों के नाम बताओ, तो आप बड़ी जल्दी 20 विद्यार्थियों के नाम मुझे गिन के बता दो। क्यों बता दो? क्या आपने वो नाम रटे थे या आपको किसी ने वो नाम याद करवाए थे? नहीं ना, क्योंकि आपको उन दोस्तों से डेली आप स्कूल में मिलते थे, इसलिए वो चीज़ें, जो जो दोस्तों के नाम हैं वो आपको याद रहे। इसी प्रकार अगर हम प्रत्येक सब्जेक्ट को डेली बराबर टाइम देते हैं, बराबर उसको पढ़ते हैं, कंसिस्टेंसी बनाकर रखते हैं, तो वो हमें याद रहते हैं। जैसे आपने फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ लिया, आप अगले दिन दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हो, यानी कि याद कर रहे हो, दूसरा चैप्टर याद कर रहे हो, डेरिवेशन कर रहे हो, तो आपको एक काम करना है, दूसरे चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको पहले चैप्टर को दोबारा से रिवाइज करना, लगभग आधे घंटे पहले चैप्टर को रिवाइज करने के लिए देना है। लेकिन ऐसा स्टूडेंट नहीं करते, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है यार पीछे हमारा टाइम बहुत खराब हो जाएगा। नहीं, आधे घंटे में आप पहले चैप्टर को रिवीजन कर सकते हो दूसरे दिन, जब आपको दूसरा चैप्टर स्टार्ट करना है। अगर आपको तीसरा चैप्टर स्टार्ट करना है तो आपको एक काम करना होगा, तीसरे चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो 2 चैप्टर आपको दिए हैं, यानी कि फर्स्ट और 2 जो आपने पहले याद करे हैं, उनका रिवीजन कर लो। यानी कि जैसे आप 14वें चैप्टर तक पहुंचोगे फिजिक्स के तक, 14वां जो 15वां जो भी चैप्टर, 14वां चैप्टर है इलेक्ट्रॉन युक्ति वाला, वहां तक पहुंचोगे तो पहले चैप्टर का रिवीजन 14 बार आ चुका होगा। लेकिन पेपर जो सेट करते हैं वो इस तरीके से पेपर बनाते हैं बच्चे फेल ना हो। फर्स्ट फिजिक्स में इस तरीके से पेपर सेट करते हैं जिससे बच्चे फेल ना हो। तो पहले चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, यानी कि जो पहले फिजिक्स के 8 चैप्टर हैं उनमें से पेपर आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर मैं इस बात को कहूँ 35 का उसमें से आता है, 35 का उसमें से आता है, ऐसा ही आता है, लेकिन ये एक्चुअल नहीं है, क्योंकि ये ऊपर नीचे 19-20 हो सकता है। तो ये तो रही बात आपकी प्रश्नों को कैसे याद रखें। तो जैसे अपने दोस्तों से आप डेली मिलते हो, ऐसे ही आप प्रश्नों को डेली रिवाइज करो, डेली अपने सब्जेक्टों से मिलते रहो, उनको पढ़ते रहो, आप सारे क्वेश्चन बड़े आराम से याद कर सकते हो। क्योंकि आपने 5th क्लास
क्लास के स्टूडेंट से मिलना छोड़ दिया, अपने दोस्तों से मिलना छोड़ दिया, इसलिए उनका नाम भूल गए। लेकिन 12वीं क्लास में तो आप डेली उनसे मिल रहे हो तो आपको याद रहेंगे वो सारे नाम। अगर मैं कहूँ आप एमएससी क्लास में पढ़ रहे हो, ठीक है ना, एमफिल कर रहे हो, पीएचडी कर रहे हो, तब आपसे पूछी जाए कि 12वीं क्लास के किन्हीं 10 स्टूडेंट के नाम बताओ, तो आप नहीं बता सकते हो। क्यों नहीं बता सकते हो? क्योंकि आपको आपकी मुलाकात उन दोस्तों से डेली नहीं हो रही है। इसी तरीके से आप इसी कॉन्सेप्ट पर अगर काम करते हो तो 100% आप हर क्वेश्चन को, हर चैप्टर को आप याद रख पाओगे टिप्स पर, ठीक है ना। कितने बुक में चैप्टर हैं, किस बुक चैप्टर का कितना नाम, क्या क्या नाम है, और किस बुक में है, यानी कि चैप्टर में कौन कौन सा डेरिवेशन और कौन कौन कई बार क्वेश्चन डेरिवेशन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, सबको खंगाल के फेंक दो एक तरीके से, ठीक है ना। हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन उसकी बात करेंगे, यानी कि रिवीजन कितनी बार करें। तो रिवीजन की बात करूं तो मैं रिवीजन एनसीईआरटी का, तो जितनी बार आप रिवीजन करोगे इतना ही बढ़िया है। और सोचो पेपर टाइम में जो गैप बचता है वहां रिवीजन कर लोगे आप। पेपर टाइम में बिल्कुल भी गैप में रिवीजन नहीं होगा, वहां आपको सिर्फ 3 से 4 घंटे ओनली एक बार पूरे सब्जेक्ट को रिवीजन करने का टाइम मिलेगा। आप याद नहीं कर सकते कि जी 14 चैप्टर हैं फिजिक्स में, तो आप 10 चैप्टर आप कंप्लीट कर लो और 4 चैप्टर आप जो गैप होगा पेपर का 1 या 2 दिन छुट्टी होंगी उसमें याद कर लेंगे। कभी याद नहीं होगा, याद हो भी जाएगा तो आप एग्जाम टाइम में भूल जाओगे। इसलिए 2 महीने के अंदर सब कुछ कंप्लीट आपको करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि परीक्षा के डर को कैसे खत्म करें। अब आप परीक्षा के डर की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल परीक्षा का डर तो आपके अंदर से वैसे ही खत्म हो जाए, क्योंकि आपने सारी रणनीति को फॉलो करते आ रहे हैं। कुछ भी डर नहीं रहेगा, परीक्षा का डर तो आपका ऐसे ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। पेपर गैप में तैयारी कैसे करें। अगर मान के चलो पेपर गैप में तैयारी आपको करनी है, जैसे 1 दिन की छुट्टी है, 2 दिन की छुट्टी है, तो आपको एक काम करना है, जिस दिन आप पेपर दे के आ रहे हो उस दिन 1 से 2 घंटे खाना वाना खा करके आप सो जाइए या रेस्ट कर लीजिए, ठीक है ना। अपने माइंड को रिलैक्स कर लीजिए, उसके बाद फिर पढ़ने बैठिए। कम से कम 4 से 5 घंटे जिस दिन पेपर होता है उस दिन भी पढ़िए उस सब्जेक्ट को, जिस सब्जेक्ट का नेक्स्ट पेपर है। अब नेक्स्ट पेपर जैसे मान के चलो 1 दिन की छुट्टी है, तो आप क्या करोगे, आपका पेपर मान के चलो 2 बजे से स्टार्ट होने वाला है। कितने बजे से स्टार्ट होने वाला है? 2 बजे से। तो दूसरे दिन जिस दिन पेपर नहीं है, आपका गैप वाला दिन है, उस दिन आप क्या काम करोगे, अनसोल्ड पेपर लोगे, उनमें से एक पेपर लगाओगे कि हमने रात को 4 से 5 घंटे पढ़े थे, क्या हमें वो याद है या नहीं याद है। क्योंकि परीक्षा जो होती है इंटरमीडिएट की, वो हमेशा जो सेकंड पाली में होती है, यानी कि दूसरी उसमें होती है सिटिंग में। तो आप 2 बजे तक आप, और रात को आपको जैसे जिस दिन पेपर देने दे के आओगे उस दिन भी आपको 4 से 5 घंटे पढ़ने के लिए मिल जाते हो। 8 से 10 घंटे में बड़े आराम से आप एक सब्जेक्ट को रिवीजन कर सकते हो, और आप पेपर सेट लगाओगे तो वहाँ आपको आपकी कमियाँ मिल जाएंगी कि हम किसी क्वेश्चन की तो स्टार्टिंग ही नहीं कर पा रहे हैं, कि स्टार्टिंग कैसे करें। हमें क्वेश्चन एंड याद है लेकिन स्टार्टिंग नहीं पता है, ठीक है ना। बात ये हो जाती है। पेपर गैप में इस तरीके से तैयारी करनी है, यानी कि आपको पेपर के गैप में एक प्रैक्टिस सेट लगाना है अनसोल्ड पेपर का, या आप मॉडल पेपर परचेज करते हो तो उसके पीछे भी एक अनसोल्ड पेपर होता है, वहां से जाकर के आप अनसोल्ड को सॉल्व करोगे। 3 घंटे के लिए आप बिल्कुल घर वालों से बोलकर एकदम फ्रेश होकर के बैठ जाओगे, नहीं कहीं आपको जाना है, नहीं कहीं कहीं कुछ भी नहीं करना है, पर टाइम लगा के घड़ी लगा करके आप किसी टेबल पर बैठकर एग्जाम उसके हॉल की तरह इस तरीके से आपको माहौल वहां पर बना लेना है और पढ़ना है, ठीक है, पेपर करना है। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है इसमें क्या है कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करें। पेपर अटेम्प्ट, देखो पेपर करने का सबसे तरीका जो अटेम्प्ट करने का ये है कि सबसे पहले आप उन क्वेश्चंस को कीजिए जो क्वेश्चंस क्या होते हैं, जो क्वेश्चंस तुम्हें बहुत अच्छे से आते हैं, ठीक है ना। क्योंकि आपने शायद आपको नहीं पता होगा, क्योंकि जब एग्जामिनर एग्जाम में कॉपी चेक करते हैं उन्हें 2 से 3 मिनट मुश्किल से एक कॉपी के लिए मिलते हैं। आप सोचिए 2 से 3 मिनट में एग्जामिनर ये नहीं होगा कि आपकी एक एक लाइन को बड़ी बारीकी से पढ़ेगा, ठीक है ना। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि टीचर की जो एक्सपीरियंस टीचर होते हैं वो एक बार में ही एक पेज को देख बता देते हैं कि इस बच्चे ने कहाँ गलती की है, कहाँ सही लिखा है, ठीक है। तो आप जब पेपर को अटेम्प्ट करेंगे तो इस टीचर के दिमाग में एक जो है बिहेव आपको क्रिएट करना है, टीचर के दिमाग में एक विश्वास आपको बनाना है कि जो क्वेश्चन आपको आते हैं पहले अच्छे से आते हैं उन क्वेश्चंस को कीजिए, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं, लेकिन उनको स्पीड से करना है। ऐसा नहीं कि आप 25% पेपर करने में ही पहले एग्जाम के 3 घंटे में से 2 घंटे खराब कर दे रहे हो, बाकी 75% पेपर बचा है और 1 घंटा आपके पास बचा है, तो आप उसको 1 घंटे में कैसे कवर अप कर पाओगे। बहुत जल्दी जल्दी लिखोगे, बहुत जल्दी जल्दी लिखोगे, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी लिखने के बाद आपकी राइटिंग, हैंड राइटिंग बिल्कुल बेकार हो जाएगी।
तो कहने का मतलब है पेपर आपको स्टार्ट करना है, जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो पहले करने हैं और अच्छी अच्छी साफ साफ राइटिंग में, लेकिन स्पीड राइटिंग का एवरेज बना के रखना है, क्योंकि ऐसा ना हो पहले पेपर जो आते हैं उन्हीं में लग जाओ और बाकी का पेपर छूट जाए, ठीक है। तो पेपर अटेम्प्ट करने का ये तरीका हुआ। अगर पेपर हार्ड आता है तो कैसे करें? तो पेपर अगर आप हार्ड आता है तो आपने मैंने जितनी स्ट्रेटेजी आपको बताई है सारी आप अगर आप फॉलो करते हो तो हार्ड पेपर को बड़े आराम से कर लोगे। मैं बात करूं स्टेट बोर्ड की तो लगभग इसमें 7 सेट बनाए जाते हैं और उसमें से 5 सेट इजी होते हैं, 2 सेट थोड़ा सा 19-20 होता है, इसमें क्वेश्चन टफ आने की पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है ना। तो आप अगर आपके 2 सेट जो होते हैं उनमें से अगर आपके लिए क्वेश्चन सेट आ जाए और वो थोड़ा सा क्या है, वो क्वेश्चन सेट क्या है, थोड़ा सा टफ है, तो आप उसको कैसे अटेम्प्ट करोगे? तो अगर आपने इस तरीके से, जैसे मैंने बताया है, आपने इस तरीके से पढ़ाई की है तो आप पहले जो क्वेश्चन आपको आते हैं उनको लिख दीजिए। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, उसके बाद आपने जब बुक को पढ़ा है तो ऐसा तो है नहीं कि आपने जो रूल पढ़े हैं उनमें तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन में कोई वर्ड मिलता है तो उसके अकॉर्डिंग आप उसका आंसर लिख डालोगे, ठीक है ना। ये होता है कि क्वेश्चन ज़्यादातर घुमा के आते हैं, नए क्वेश्चन नहीं आते हैं, ज़्यादातर घुमा के आते हैं और क्वेश्चन वही होता है जो आपको याद भी होता है, लेकिन आप लैंग्वेज को पढ़ के उसको समझ नहीं पाते हैं। तो आप हार्ड पेपर को ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है ना। बस क्वेश्चन को वहां पर थोड़ा सा उल्टा कर दिया जाता है, यानी पीछे का आगे और आगे का पीछे, मैंने बताया ना अभी, यानी कि हाइड्रोजन परमाणु का बोर का सिद्धांत, ये मैंने बोला है, लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, बोर के सिद्धांत के आधार पर हाइड्रोजन परमाणु की आणविक कक्षा की त्रिज्या का व्यंजक ज्ञात कीजिए। और जो पहला क्वेश्चन पूछा वो कैसे पूछा गया है, पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाइड्रोजन परमाणु के आणविक कक्षा की त्रिज्या के लिए आणविक कक्षा की त्रिज्या का व्यंजक प्राप्त कीजिए, है ना। क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया है, एक 3 हेडिंग है और क्वेश्चन एक ही है, ठीक है। तो हार्ड पेपर को आप ऐसे टैकल कर सकते हो। आई होप आपको ये जितने भी मैंने आपको ये इंस्ट्रक्शन दिए हैं आपको अच्छे लगे होंगे, ठीक है। और आप अगर इनको फॉलो करते हो तो मैं निश्चित दावे के साथ कह सकता हूँ अपने 8 साल के एक्सपीरियंस में आप 90+ मार्क्स 100% सिक्योर कर सकते हो।